नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं लाश गायब नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश गायब नॉवल का पार्ट 6। सुनील को होश आया तो उसने अपने आप को फर्श पर पड़े पाया। कोई अपने नोकीले जूतों से उसकी पसलियों को ठोक रहा था और कह रहा था, उठ के खड़ा हो साले। सुनील ने बड़ी मेहनत से आंखें खोली। उसने देखा प्रधान वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा था और एक रुमाल से अपनी कनपट्टी से रिश्ता खून पहुंच रहा था। सुनील ने उठकर बैठने का उपक्रम किया। 2 आदमियों ने उसकी बगलों में हाथ डाला और बड़ी बेरहमी से झटका देकर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने कुर्सी के हत्थों के साथ उसके हाथ और पायों के साथ उसके पांव बांध दिए। सुनील ने देखा वे दोनों 2 नए ही दादा थे और दीना उस घड़ी कमरे में नहीं था। प्लायर कहाँ गया? प्रधान दहाड़ा। एक चपटी नाक वाले दादा ने प्लायर मेज के करीब फर्श पर गिरा पड़ा पाया। उसने प्लायर उठा लिया। एक नाखून उखाड़ो हरामी के पिल्ले का। आंखों में खून और हाथ में प्लायर लिए चपटी नाक वाला उसकी ओर बढ़ा। सुनील ने कसकर आंखें बंद कर ली और पीड़ा के आवेग की प्रतीक्षा करने लगा। खबरदार, हैंड्स अप एवरीबॉडी। वो महेंद्र खुराना की आवाज़ थी। सुनील ने तत्काल आंखें खोली। उसे बड़ा सुखद दृश्य दिखाई दिया। दरवाजे पर हाथ में रिवॉल्वर थामे महेंद्र खुराना खड़ा था और अपनी मेज के पीछे प्रधान और सुनील की कुर्सी के करीब उसके दोनों दादे छत की ओर हाथ उठाए खड़े थे। तीनों दीवार के पास पहुंचो, महेंद्र खुराना ने आदेश दिया, और यूं ही सिर से ऊपर हाथ उठाए दीवार के साथ नाक लगाकर खड़े हो जाओ। तुझे खास तौर से कह रहा हूं प्रधान के बच्चे। अपमान से सुलगते हुए प्रधान ने और उसके दोनों साथियों ने आदेश का पालन किया। महेंद्र खुराना ने कुर्सी के करीब जाकर जल्दी जल्दी सुनील के हाथ खोले और बोला, पाँव खुद खोलो। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। महेंद्र खुराना दोनों दादाओं की तरफ बढ़ा। उसने उसकी तलाशी ली। दोनों दादाओं के पास रिवॉल्वरें थी। प्रधान की रिवॉल्वर उसकी मेज की एक दराज से बरामद हुई। उसने तीनों रिवॉल्वरों में से गोलियां निकालकर अपनी जेब के हवाले की और रिवॉल्वरें रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर उसने मेज पर से अपना सामान उठाया। तब तक अपने आप को बंधन मुक्त कर चुका सुनील भी मेज के करीब पहुंचा और उसने वहां से अपना सामान बटोर लिया। अब इनका क्या करें? महेंद्र खुराना बोला। टेलीफोन टूटा पड़ा है, सुनील बोला। घंटी की तार अब मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ उस सामने वाले दरवाजे के अलावा और कोई खिड़की या रोशनदान तक नहीं है। इन्हें यहीं बंद करके निकल चलते हैं। ठीक है। वे बाहर के हॉल में पहुंचे। प्यारे लाल, सुनील बड़े कृतज्ञ भाव से बोला, तुम तो किसी खुदाई फरिश्ते की तरह आसमान से टपके। वो हंसा। तुम आजाद कैसे हो गए? और वो दीना कहाँ गया? दीने की तुमने 5-6 पसलियाँ तोड़ दी थी। उसके दोनों साथी जो मुझे बाहर लेकर गए थे, मुझे पिछवाड़े में बांधकर छोड़ गए थे और दीने को डॉक्टर के पास लेकर गए थे। एक टूटी हुई पसली उसकी छाती में किसी नाजुक जगह पर गड़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत पतली हो गई थी और उसके लिए फौरी डॉक्टरी इमदाद निहायत ज़रूरी थी। तुम आज़ाद कैसे हुए? पहले यहाँ से निकल चलो, फिर बताता हूँ। दोबारा पकड़े गए तो जो करिश्मा एक बार हो गया है वो दोबारा नहीं होगा। ये भी ठीक है, सुनील सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला। वे निर्विघ्न बाहर सड़क पर पहुंचे और वापस लिटन रोड जाने के लिए टैक्सी में सवार हुए। तुम्हारे लिए कोई डॉक्टर तलाश किया जाए? महेंद्र खुराना सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। नहीं, मैं ठीक हूँ, सुनील बोला। मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, बस 2-3 हज़ार खरोंचें आई है जो कि साल 6 महीने में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। महेंद्र खुराना ने अचरज से उसकी तरफ देखा और फिर हंसा। अब बोलो, कैसे छूटे? सुनील ने पूछा। वो क्या है कि, महेंद्र खुराना संकोचपूर्ण स्वर में बोला, यहाँ की एक कैबरे डांसर मेरी जान पहचान की निकल आई थी। जैसे कल यूथ क्लब में वो पूनम नाम की लड़की तुम्हारी जान पहचान की निकल आई थी, वही यहाँ कैबरे डांसर है। आई सी। बहरहाल पूनम ने मुझे तब यहाँ देखा था जब वो गुंडे मुझे यहाँ लेकर आए थे। तब वो स्टेज पर थी। बाद में जब उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो उसने मुझे तलाश करने की कोशिश की तो उसने मुझे पिछवाड़े के एक स्टोर में एक कुर्सी के साथ बंधा पाया। उसने मुझे बंधन मुक्त किया और पूछा क्या माजरा था। मैंने उसे बताया कि मोर्ग से गायब हुई लाश की वजह से प्रधान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। मैं क्योंकि तुम्हारे साथ था इसलिए मैं भी उसके चुंगल में आ गया था, और ये कि प्रधान अभी भी जबरन तुम्हारे से कबूलवाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने लाश कहाँ गायब की थी।
सुनील, ये किस्सा सुनकर पूनम ने एक बड़ी अनोखी बात कही। क्या? वो सख्त हैरानी जाहिर करती हुई बोली कि क्या प्रधान को नहीं मालूम कि नैन्सी अल्फ्रेडा तो जिंदा है? अच्छा, उसने ऐसा कहा? हाँ, गारंटी से कहा कि नैन्सी जिंदा है। इसका मतलब ये हुआ कि कलावती फर्नांडो की बीवी नैन्सी नहीं हो सकती। जाहिर है। तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? पूनम ने ही मुहैया करके दी। उसे मालूम था कि रेस्टोरेंट का कैशियर अपने दराज में रिवॉल्वर रखता था। वो किसी तरह वहाँ से रिवॉल्वर निकाल लाई। फिर तब तक उसकी अगली परफॉर्मेंस का वक्त हो गया था, इसलिए वो मुझे छोड़कर वापस स्टेज के लिए रवाना हो गई। मैंने इधर का रुख किया। मैं हॉल में कदम रखने ही वाला था कि मैंने 2 आदमियों को दीने को उठाकर लाते देखा। उन्होंने तुम्हें नहीं देखा? ना, देखा होता तो वहीं महाभारत न छिड़ जाती। फिर क्या, आगे तुम्हें मालूम ही है। आज तुमने मेरी जान बचाई है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। छोड़ो, तुम बताओ, मेरी गैर हाजिरी में वो गैंगस्टर तुम्हारे साथ कैसे पेश आया? सुनील ने बताया। तुमने? महेंद्र खुराना हैरानी से बोला। उसे कहा था कि तुम्हें मालूम था कि लाश कहाँ थी? हाँ, सुनील बोला। सिर्फ उसे कहा था या वाकई तुम्हें मालूम है लाश कहाँ है? वाकई मुझे मालूम है कि लाश कहाँ है। जैसी तैयारी वहाँ तुम्हारे टॉर्चर करने की हो रही थी, उसकी रूह में तुम अपनी जुबान बंद रख पाते? नहीं। तो क्या? फिर मैं बता देता कि लाश कहाँ थी। सुनील की हालत देखकर रमाकांत बहुत लाल पीला हुआ। किसने किया? वो कहर भरे स्वर में बोला। कुछ नहीं हुआ यार, सुनील बोला। मामूली खरोंचे है। इतना भी किसने किया? मुझे सच सच बताओ, किसकी करतूत है ये? प्रधान की। प्रधान? ओदी भैंड दी, मैं हुणे जाके उसके हाथ पांव तोड़ कर आता हूँ। छोड़ो अब। कैसे छोड़ो? अरे कहा ना, छोड़ो अब ये किस्सा। ठीक है प्यारे हो, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। वैसे जी तो चाहता था कि आज उस नारे पर अमल हो जाता। किस नारे पर? तेरी खातिर जानवी हाजिर जिਉਂदा रहे मित्रा, किद्दी हड्डी पसली तोड़िए सानुक के मित्रा। सुनील हंसा। हुआ क्या था? रमाकांत ने बड़ी संजीदगी से पूछा। सुनील ने बताया। हद है, तुआड़े वाली भी प्यारे हो। सारी बात सुन चुकने के बाद रमाकांत फिर भड़का। जब वो तुम्हारे काबू में था तब तो उसके 2-4 दांत उखाड़ दिए होते, एक आध हड्डी तोड़ दी होती। छोड़ो भी यार, उसकी यही क्या कम हद तक है कि अपने अड्डे पर अपने बेशुमार चमचों की मौजूदगी में उसे मुंह की खानी पड़ी। वो कोई इज्जतदार गैंगस्टर होगा तो अब तक डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी तलाश कर रहा होगा। मैं बाल्टी भिजवा दूं? सुनील एक क्षण हंसा और फिर बोला। हमारा वो सुल्ताना डाकू कहाँ गया? महेंद्र खुराना? हाँ, होटल अपनी माँ और चाचा के पास। रात को फिर मिलेगा वो हमें। आई सी। कब्रिस्तान में जूली ब्राउन की कब्र मिली? बिल्कुल मिली। प्यारे हो, पूरे 100 रुपए के फूल चढ़ाकर आया हूँ मैं उसकी कब्र पर। वहाँ पुलिस थी? नहीं, पुलिस होगी भी तो ऑफिस में होगी, कब्रिस्तान में उसका क्या काम? पुलिस वालों ने लाश की तलाश में अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की? नहीं। यानी कि आज रात हम लाश की तलाश में कब्रिस्तान पर हल्ला बोल सकते हैं। क्या तुम्हारा इरादा फिर वहाँ जाने का है? ना सिर्फ जाने का है बल्कि जाकर जूली ब्राउन की कब्र खोदने का है। मेरा दावा है कि श्रीमती कलावती की लाश उस कथित जूली ब्राउन की कब्र में से ही बरामद होगी। प्यारे हो, आगे तुम ये तो नहीं कहने वाले कि वो कब्र खोदने मैंने भी साथ जाना है? मैं बिल्कुल यही कहने वाला हूँ। हो गया काम। ऐसा ही दम निकल रहा है तो नहीं बड़बड़ कर अपने मामा के सामने दावे करने थे कि तुम उसके दोस्त की भतीजी को खोज निकालोगे। यार, मैंने खोज निकालने की बात की थी, खोज निकालने की बात तो नहीं की थी। सुनील हंसा। हंसिया एक कंजर। बंबई से तुम्हारे मामा ने कोई खोज खबर नहीं भेजी? भेजी है। क्या? पहले फैमिली ट्रस्ट की बाबत सुनो। ट्रस्ट के मुताबिक शीला खुराना को जिंदगी भर 25,000 रुपया गुजारा भत्ता मिलेगा। दिव्या खुराना के लिए यही भत्ता 10,000 रुपये माहवार का है, लेकिन सिर्फ उसकी शादी तक। शादी के बाद उसे ट्रस्ट की करोड़ों की धनराशि का 1/3 भाग मिलेगा। इसी प्रकार अब महेंद्र खुराना को 10,000 रुपया माहवार मिलता है, लेकिन जब वो 30 साल का हो जाएगा तो उसे दिव्या की तरह एक मुश्त ट्रस्ट का 1/3 भाग मिल जाएगा। सन 2000 से पहले अगर शीला खुराना की मौत हो जाती है तो उसका माहवारी हिस्सा ट्रस्ट फंड में जमा होगा। महेंद्र खुराना अगर बिना अपना कोई वारिस छोड़े मर जाता है तो उसका ट्रस्ट में 1/3 हिस्सा कैंसर रिसर्च फाउंडेशन को अनुदान में चला जाएगा। ऐसे ही अगर दिव्या खुराना बिना शादी किए मर जाती है तो उसका 1/3 हिस्सा भी धर्मार्थ कामों में लगी एक संस्था के हवाले हो जाएगा। भाई बहन दोनों की मौत के बाद संपत्ति का बाकी तीसरा हिस्सा, उसमें से शीला खुराना के लिए 50 लाख रुपया निकाल कर चाचा रामनाथ को मिल जाएगा, जिसे कैसे भी धर्मार्थ कार्यों में खर्च करने को स्वतंत्र होगा। सन 2000 में ट्रस्ट भंग कर दिया जाएगा। तब तक शीला खुराना अगर जिंदा होगी तो उसे 50 लाख रुपया मिलेगा।
और बाकी की दौलत तब तक उन्होंने अपने घर बसाए हो या ना बसाए हो, दिव्या और महेंद्र खुराना में बराबर बराबर बंट जाएगी। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, और शुक्रवार रात को 9 बजे के प्लेन से महेंद्र खुराना बंबई से राजनगर के लिए रवाना हुआ था। टिकट खुद मेरे मामा ने, जिसकी कि इंडियन एयरलाइंस में बहुत वाकिफियत है, मंगवा कर दी थी। इस लिहाज से महेंद्र खुराना आधी रात के करीब राजनगर पहुंचा था। चाचा रामनाथ खुराना सारी रात मेरिन ड्राइव पर स्थित अपने फ्लैट में था। अगली सुबह 10 बजे उसके नौकर ने, जो कि रात को फ्लैट पर नहीं रहता, आकर उसे सोते से जगाया था। शीला खुराना उस रोज आधी रात तक अपने क्लब में ब्रिज खेलती रही थी, फिर घर आकर सो रही थी और अगले रोज 11 बजे सोकर उठी थी। कल यानी कि रविवार को 9 बजे के प्लेन से शीला खुराना और रामनाथ खुराना राजनगर आए थे। रमाकांत देखा एक झटका और फिर बोला, और प्यारे, इस बात का जवाब भी मिल गया है कि रामनाथ खुराना को लेफ्ट हैंड हर्ष ड्राइवर के बारे में कैसे मालूम था। कैसे मालूम था? मेरे मामा ने बताया था। तुम्हारे मामा को कैसे मालूम था? फ़ोन पर मैंने बताया था। मामा ने पूछा था क्या कुछ हो रहा है, मैंने जहां और बातें बताई वहां ये बात भी बता दी। अब ज़रा इस बात का ध्यान दो कि दिव्या के मर जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचता है। प्यारे, तुम्हारा इशारा चाचे की तरफ मालूम होता है। बहन और भाई दोनों के मर जाने से उसी के हाथ 1/3 हिस्से की सूरत में करोड़ों रुपया लग सकता है। भाई के भी मर जाने के बाद, सुनील ने चेताया, जो एक कत्ल कर सकता है वो 2 भी कर सकता है। तुम्हारा ख्याल है कि दिव्या का कत्ल उसके चाचा ने किया है या करवाया है? कबूल, लेकिन कत्ल के बाद लाश गायब करने की क्या ज़रूरत थी? ताकि महेंद्र सावधान ना हो जाए। उसका भी कत्ल कर चुकने का या करवा चुकने के बाद वो ऐसा इंतज़ाम करवा सकता था कि फिर दिव्या की गायबशुदा लाश भी बरामद हो जाए। मोर्ग से लाश गायब होने के वक्त चाचा बंबई में था। खुद तुम्हारे मामा ने इस बात की तस्दीक की है। वो काम किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जो बंबई से टेलीफोन पर उपलब्ध था। उसी शख्स ने चाचा के खाते ग्रेगरी की मदद से लाश चुराई हो सकती है और बाद में ग्रेगरी का मुंह बंद करने के लिए उसका भी कत्ल किया हो सकता है। ग्रेगरी का कत्ल तो खुद चाचा ने भी किया हो सकता है। उस वक्त वो राजनगर में था और आधी रात को शीला खुराना को होटल में सोती छोड़कर कत्ल के लिए वहां से खिसक आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बिल्कुल प्यारे हो, लड़की की मौत से सिर्फ चाचे को ही फायदा है। माँ को या भाई को इसकी मौत से कुछ हासिल नहीं है। एक तरीके से भाई भी शक के दायरे में आता है। वो कैसे? सुनो, दिव्या अगर शादी कर लेती है तो उसे मुकम्मल संपत्ति का 1/3 हिस्सा मिलने का इंतजाम है। वो अगर मर जाती है तो वही हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में लगे संस्था को मिलेगा। यानी कि दोनों ही सूरतों में 1/3 हिस्से की रकम निर्धारित करने के लिए ट्रस्ट का भंग होना लाजमी है। अब 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करो कि महेंद्र खुराना, जिसने मुझे खुद बताया था कि ट्रस्ट की देखभाल वो करता है और वही दिव्या को उसकी माहवारी की रकम का चेक भेजता है, ट्रस्ट की दौलत में से गबन कर रहा है। क्यों? कोई भी वजह हो सकती है। वो मौज मेले का शौकीन छोकरा है। क्या पता स्टॉक एक्सचेंज में भाग्य आजमाता हो, घोड़ों में दिलचस्पी लेता हो। घोड़ों की जगह उसकी नौजवान घोड़ियों में दिलचस्पी रखने की मुझे ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। मुझे भी। तुम आगे बढ़ो। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर महेंद्र खुराना ने ट्रस्ट से एक मोटी रकम गबन की हुई हो तो उसकी बहन का शादी कर लेना या परलोक सिधार जाना, दोनों ही काम उसकी पोल खोल सकते थे। दोनों ही सूरतों में ट्रस्ट भंग हो जाता और उसे दौलत का मुकम्मल चौकस हिसाब किताब पेश करना पड़ता। ऐसे नाजुक हालात में अगर उसे पता लगता है कि उसकी बहन मर गई है और उसकी लाश राजनगर के मुर्दाघर में पड़ी है तो तुम उससे क्या करने की उम्मीद करोगे? वो लाश गायब करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। एग्जैक्टली। अगर दिव्या की लाश बरामद ना हो तो वो बड़ी हद गुमशुदा करार दी जा सकती है और गुमशुदा व्यक्ति को कानूनी तौर पर मृत घोषित करवाने में इतनी कानूनी अड़चने हैं कि इस मामले में सालों लग सकते हैं। इस तरह महेंद्र को अपनी करतूत पर पर्दा डालने को वक्त मिल जाता है। थ्योरी बढ़िया है प्यारे हो, बशर्ते कि गायबशुदा लाश दिव्या की ही हो। आज रात तो पता लग ही जाएगा कि लाश दिव्या की है या नहीं। तुम्हारा पक्का इरादा है कब्रिस्तान पर हमला बोलने का? हाँ, अब तुम 2 काम करवाओ। क्या? रमाकांत शशांक स्वर में बोला। एक तो ये मालूम करवाओ कि क्या शुक्रवार शाम की 9 बजे वाली फ्लाइट पर वाकई कोई अमरकांत चावला नाम का पैसेंजर था, और ये कि महेंद्र खुराना के नाम बुक सीट भरी हुई थी या खाली। और जैसे तुम्हारे मामा ने खुराना परिवार के 3 सदस्यों की शुक्रवार रात की गतिविधियों का पता लगवाया है, वैसे ही मामा को ये पता लगाने के लिए कहो कि बृहस्पतिवार की रात को जबकि यहाँ कलावती की मौत हुई थी, वे तीनों कहाँ थे और क्या कर रहे थे। साथ ही ये भी पता लगवाओ कि रुपए पैसे के मामले में महेंद्र खुराना की हैसियत और आदतें कैसी थी। क्या वो रेस पर या स्टॉक एक्सचेंज पर या औरतों पर या तीनों कामों पर ढेरों रुपया उड़ाता था तो वो रुपया उसके पास कहाँ से आता था।
ठीक है, मैं फिर मामा को फ़ोन करता हूँ। प्रधान के विशाल रेस्टोरेंट में पूनम नाम की एक कैबरे डांसर है, वही जो महेंद्र खुराना की सहेली निकली थी और जिसने उसे आज़ाद किया था। रेस्टोरेंट के बाहर बनी डिस्प्ले विंडो में उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है। उसका पता लगाओ कि वो कहाँ रहती है। ये तो मैं फ़ोन पर भी पता लगा सकता हूँ। सारी कैबरे डांसरों की डांस के लिए बुकिंग करने के लिए राजनगर में एक ही एजेंसी है। मैं वहाँ फ़ोन करके कहता हूँ कि मैंने अपनी क्लब के लिए पूनम को, जो कि आजकल विशाल में डांस करती है, साइन करना है। एजेंसी मुझे फ़ौरन पूनम की जन्म कुंडली बांस देगी, जिसमें कि उसका मौजूदा पता भी होगा। वेरी गुड। ऐसे तो म्यूजिशियनों को बुक करने वाली भी कोई एजेंसी होगी, शायद हो, उसका मुझे पता नहीं हो। तो वहाँ से मालूम करो कि वो सिल्वर स्टार नाइट क्लब में जो म्यूजिशियन सैक्सोफोन बजाता था उसका नाम क्या है और वो कहाँ पाया जाता है। ये तो सिल्वर स्टार नाइट क्लब से भी मालूम किया जा सकता है। क्लब बंद हो गई है। कल की पुलिस रेड के बाद से उस पर ताला लग गया है। मैं और महेंद्र खुराना उस म्यूजिशियन को ही टटोलने की नीयत से वहाँ गए थे, जबकि हम प्रधान के गुंडों के हाथों में पड़ गए थे। ओह, फिर रमाकांत टेलीफोन में उलझ गया। रमाकांत ने रामपुर रोड पर स्थित एक 3 मंजिली इमारत के पहली मंजिल के फ्लैट की घंटी बजाई। उसके द्वारा हासिल की गई जानकारी के मुताबिक पूनम मेहरा नाम की कैबरे डांसर वहीं रहती थी। दरवाज़ा खुला। चौखट पर एक अधेड़ औरत प्रकट हुई जो बूढ़ी लग रही थी और जवान लगने की कोशिश कर रही थी। उसने संदिग्ध भाव से बारी बारी से रमाकांत और सुनील पर निगाह दौड़ाई। पूनम घर पर है? सुनील ने पूछा। नहीं है, औरत रूखे स्वर में बोली। कहाँ गई है? तुम लोग कौन हो? हमें प्रधान साहब ने भेजा है। पूनम ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं, हम साइन कराने आए हैं। लेकिन साइन तो उसने कर दिए थे, एक कॉपी पर किए थे, साइन दोनों कॉपियों पर होने चाहिए। ओह, तुम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ छोड़ जाओ, पूनम आएगी तो साइन कर देगी। प्रधान साहब बहुत खफा है, वो चाहते हैं कि फ़ौरन साइन हो, लेकिन जब वो यहाँ है नहीं तो आप उसकी क्या लगती हैं? मैं आंटी हूँ उसकी। आंटी जी, आपको मालूम तो होगा वो कब लौटेगी? हम इंतज़ार कर लेंगे। जहाँ वो गई है वहाँ से वो बहुत देर में लौटेगी, शायद सुबह ही लौटे, इसलिए उसके लिए यहाँ इंतज़ार करना बेकार होगा। वो कहाँ गई है? वो एक बहुत बड़ी पार्टी में गई है। अकेली? नहीं, साथ में पीपी भी है। पीपी कौन? उसका कुत्ता? नहीं। उसने तिरस्कारपूर्ण निगाहों से सुनील की तरफ देखा। उसकी सहेली, वो भी यहीं उसके साथ रहती है। पीपी भी कैबरे डांसर है? कैबरे आर्टिस्ट है। कैबरे आर्ट है। मैं खुद अपने ज़माने की मशहूर कैबरे आर्टिस्ट रह चुकी हूँ। अभिमान से उसकी गर्दन तन गई। सारे कलकत्ते में मेरी धूम थी। ज़रूर होगी, आप तो अभी भी माशाल्लाह कोई कम शानदार नहीं लग रही। अच्छा, आपने कहा आप पूनम की आंटी है? रमाकांत ने दुक्की लगाई। हमने मान लिया, वरना हम तो आपको उसकी बड़ी बहन समझे थे। वो भी ज़रा सी बड़ी, सुनील बोला। औरत खुश हो गई। खुशी में उसकी ढलती हुई छातियाँ कबूतरी की तरह फूली। आप जब खुद कैबरे डांसर, मेरा मतलब है आर्टिस्ट, सुनील बोला, रह चुकी हैं तो आपको मालूम ही होगा कि कैबरे आर्टिस्ट का मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना ज़रूरी होता है, उस पर साइन कितने ज़रूरी होते हैं। दोनों कॉपियों पर साइन कितने ज़रूरी होते हैं? रमाकांत बोला। वो भी तब जब कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा साइन करने वाला खुद प्रधान हो। वो सोच में पड़ गई। आप हमें पता बताइए, सुनील ने मनुहार की। हम पार्टी में पूनम को रत्ती भर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस इधर उसने साइन किए, उधर हम वहाँ से रुखसत हो गए। देर हो जाने की सूरत में रमाकांत बोला, हमें भी तो प्रधान साहब के कहर का शिकार बनना पड़ेगा। हम तो मर्द है, सुनील बोला। कहर झेल लेंगे, लेकिन वही कहर अगर पूनम पर टूटा तो? सुनील ने जोर की झुझुरी ली। पूनम और पीपी औरत तुरंत बोली, क्लार्क होटल में गई हैं। वहाँ मोदी साहब का पेंट हाउस स्वीट है, वहीं ऑल नाइट पार्टी है। सीधी पार्टी में ही गई होंगी ना वो दोनों? नहीं, सीधी नहीं, दोनों का हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट है। पहले वे हेयर ड्रेसर के पास गई होंगी। उन्होंने कुछ कहा था कि पार्टी में वे कब तक पहुंचेंगे? हाँ, 11 बजे तक। सुनील ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। अभी तो 8 ही बजे थे। क्लार्क होटल, फिर उसने दोहराया, मोदी साहब का पेंट हाउस स्वीट, ऑल नाइट पार्टी। ठीक ठीक, थैंक यू, सुनील हर्षित स्वर में बोला। थैंक यू डार्लिंग। डार्लिंग? औरत हक बकाकर बोली, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की चमक छुपाए नहीं छुप रही थी। डार्लिंग गेस्ट। वे रौनक बाजार पहुंचे। रमाकांत द्वारा हासिल की गई जानकारी के मुताबिक वहाँ एक बार था जो नगर के तमाम म्यूजिशियनों का अड्डा माना जाता था और जहाँ फिरोज पदमसी के पहले से होने की या बाद में आगमन की संभावना थी। वे बार में दाखिल हुए। वो बार क्या था? हिप्पी और नशेड़ियों से भरा चंडू खाना था। वहाँ 2-3 बड़े बड़े कमरे थे
जिसमें से सामने वाले सबसे बड़े कमरे में बार काउंटर दिखाई दे रहा था। बार के पीछे एक की जगह 2 बारमैन मौजूद थे। दोनों बार पर पहुंचे। ये सुनकर रमाकांत का बारमैन का सिर फोड़ देने का जी चाहा कि वहां उसकी पसंदीदा शराब जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल तो क्या, कैसी भी स्कॉच विस्की नहीं थी। उससे ज़्यादा कहर की बात यह थी कि देसी ब्रांड सब वहाँ थे, सिवाय दैट्स फेवरेट के, जिसे कि रमाकांत स्कॉच के बदले में पीना कबूल कर सकता था। फिर भुनभुनाते हुए उसने पीटर स्कॉच का ऑर्डर किया। बारमैन ने 2 पैक बनाकर उनके सामने रख दिए। सुनील ने देखा बार के करीब एक कोने में एक आदमी एक विशालकाय अल्सीशियन कुत्ते को बियर पिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या जगह है, रमाकांत बोला। माये हुए बंदे तो बंदे, कुत्ते भी दारू पी रहे हैं। कम ऑन रॉकी, कुत्ते का मालिक कुत्ते को पुचकार रहा था और कह रहा था, फिनिश योर ड्रिंक। विलायती कुत्ता है ना, रमाकांत बोला। अंग्रेजी के अलावा कोई और जुबान समझता नहीं लगता। कुत्ता हौले से गुर्राया और उसने ग्लास से परे मुंह सरका लिया। मायावदे नखरे नहीं मान, रमाकांत बोला। क्यों खामखा कलप रहे हो, सुनील बोला। तुम्हें क्या? मुझे क्यों नहीं, ऐसे ही लोगों ने तो मुल्क की ऐसी तैसी फेरी हुई है। भूतनीदा कुत्ते को बियर पिला रहा है। इतना खतरनाक कुत्ता है, किसी को काट जाए तो। रॉकी बहुत ही सही कुत्ता है साहब, एक बारमैन जो रमाकांत की बात सुन रहा था बोला। काटता नहीं किसी को, बशर्ते कि नशे में ना हो, दूसरा बारमैन बोला। अच्छा, रमाकांत बोला। इस वक्त किस हालात में है ये? इस वक्त ठीक है, दूसरा बारमैन बोला। बियर पी रहा है ना, नशा इसे विस्की से होता है, तब इसका मूड बहुत खतरनाक हो जाता है। ये कुत्ता है कि बादशाह अकबर? तभी संयोगवश कुत्ता रमाकांत की ओर मुंह करके एक बार भौंका। मायावे ने सुन ली, मालूम होती है मेरी बात, रमाकांत हड़बड़ाकर बोला। रॉकी ड्रिंक मांग रहा है, कुत्ते की बाबत ज्यादा ज्ञानी दूसरा बारमैन बोला। तो दो भाई ड्रिंक कुत्ते साहब को, रमाकांत बोला। बियर सर्व करो इसे। नहीं, बारमैन बोला, ये विस्की मांग रहा है। अच्छा, कैसे जाना? ये एक बार भौंका है, बियर चाहिए हो तो 2 बार भौंकता है। शाबाश, लेकिन तुम तो कह रहे थे इसे विस्की देने से इसका मूड खतरनाक हो जाता है, ना देने से इसका मूड और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सुनील ने अपना विस्की का अभी तक अनछुआ ग्लास कुत्ते की तरफ बढ़ाया। ग्लास तत्काल कुत्ते के मालिक ने थाम लिया। वो ग्लास की 3/4 विस्की खुद पी गया और 1/4 बची हुई विस्की वो कुत्ते को पिलाने की कोशिश करने लगा। बारमैन ने सुनील को नया पैक थमा दिया। क्या माजरा है, सुनील ने गंभीरता से पूछा। ये ग्राहकों की दिलजोई का एक स्टंट है साहब, इस बार बारमैन भी गंभीरता से बोला। और कुत्ते के नाम पर कुत्ते का मालिक खुद मुफ्त की विस्की उड़ाता है। कुत्ता कुछ ऐसे करतब जानता है जिसे देखकर यहाँ आने वाले ग्राहक बहुत खुश होते हैं। मसलन क्या करता है ये? कलाबाजियाँ खाने, जंप लगाने वगैरह जैसे तमाशबीनी के जो काम कुत्ते करते हैं वही ये करता है। लेकिन एक काम ये बहुत स्पेशल करता है जिससे लोग बहुत हैरान होते हैं, बहुत खुश होते हैं। वो क्या? सुनील उत्सुक भाव से बोला। इसे किसी की जुराब, रुमाल, टाई, दुपट्टे जैसी कोई व्यक्तिगत चीज़ सुंघा दीजिए, ये उसी के दम पर तत्काल उस चीज़ के मालिक को खोज निकालेगा। कहीं से भी? सुनील हैरानी से बोला। जी हाँ, टॉयलेट में से, बार के पीछे से, मेज़ के नीचे से, कहीं से भी। कमाल है। तुम लोगों को, रमाकांत ने पूछा, यहाँ कुत्ते की मौजूदगी से ऐतराज़ नहीं होता? हमें भला क्यों ऐतराज़ होगा, हम तो उल्टे इसकी यहाँ मौजूदगी पसंद करते हैं। कुत्ते की स्टंटबाजियों से हमारी सेल जो बढ़ती है। तभी पिछले कमरे में कहीं बैंड बजने लगा। बैंड के विभिन्न साजों में सुनील ने सैक्साफोन की आवाज़ सुनी। कोई सैक्साफोन बहुत बढ़िया बजा रहा है, सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला। वो फिरोज पदमसी है, बारमैन ने बताया। बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, हर साज बढ़िया बजाता है। सुनील की रमाकांत से निगाह मिली। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वो बारमैन से बोला, एक फिरोज पदमसी नाम के सैक्साफोन प्लेयर को मैं बम्बई में जानता था, ये वही हो सकता है? ज़रूर हो सकता है, बारमैन ने बताया। असल में ये बम्बई का ही रहने वाला है और वहीं से आया है। मैं बात करूँगा इससे। कोशिश बेकार होगी साहब। क्यों? रमाकांत के माथे पर बल पड़ गए। वो स्मैक का नशा करता है, बारमैन धीरे से बोला। इस वक्त तरंग में होगा। तभी बैंड बजना बंद हो गया। बैंड बजना बंद क्यों हो गया? रमाकांत ने पूछा। सारे म्यूजिशियन मौज के हवाले हैं, बारमैन बोला। जी चाहे साज बजाना शुरू कर दिए, जी चाहे बंद कर दिए। यानी कि यहाँ बतौर प्रोग्राम बैंड नहीं बजता? ना, ये म्यूजिशियन लोग नशे पानी के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। कभी प्रैक्टिस के लिए ही कितनी कितनी देर साज बजाते रहते हैं, तो कभी कहने से भी साज में फूंक मारने को, साज की तार छेड़ने को तैयार नहीं होते। रमाकांत ने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया और बारमैन को नया पैक बनाने का इशारा किया।
तुरंत उसे नया पैक पेश हुआ। अपना फिरोज कुछ नहीं पीता? सुनील ने पूछा। पीता है, उत्तर मिला। जिन पीता है। स्मैक और जिन का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करता है वो। भीतर कोई टेबल खाली होगी? ज़रूर होगी। हम भीतर जाकर बैठ रहे हैं। वहाँ एक जिन की बोतल और कुछ ग्लास भिजवा दो। बेहतर। और विस्की भी, रमाकांत व्यग्र भाव से बोला। 3-4 पैक। बारमैन ने सहमति में सिर हिलाया और बिल पेश किया, जो कि रमाकांत ने अदा कर दिया। दोनों पिछले कमरे में पहुंचे। कमरा कसैले धुएं से बुरी तरह से भरा हुआ था। वहाँ कोई खिड़की या रोशनदान था तो वो कम से कम उन्हें दिखाई न दिया। धुएं की महक ही बता रही थी कि वहाँ चरस जैसे मादक पदार्थों का बड़ा व्यापक सेवन हो रहा था। वे एक खाली मेज पर बैठ गए। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। प्यारे हो, रमाकांत 4 मीनार का पैकेट निकालता हुआ बोला। जब तक दारू नहीं आती धुएं में इजाफा करें। सुनील ने सहमति में सिर हिलाते हुए अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल लिया। एक वेटर उनकी मेज पर एक जिन की बोतल, एक पानी का जग, 3 पैक विस्की और कुछ खाली ग्लास रख कर जाने लगा तो रमाकांत ने उसे बांह पकड़कर वापस घसीट लिया। फिरोज पदमसी को पहचानता है? उसने पूछा। वेटर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे यहाँ पर बुला कर ला। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश करता हूँ का क्या मतलब? रमाकांत आंखें निकाल कर बोला। साहब, अगर वो 7वें आसमान पर पहुँच चुका हुआ हो तो वो मेरी नहीं सुनेगा। 7वें आसमान पर पहुँचकर वो किसी की नहीं सुनता। अगर वो अभी नीचे हुआ, 3रे पर, 4थे आसमान पर हुआ तो मेरी सुन लेगा। ठीक है, कोशिश कर। रमाकांत उसे 10 का नोट थमाता हुआ बोला। ना आए तो आकर बताना कि वो कहाँ बैठा है। वेटर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला। मैं उसे बोलूँ क्या कि कौन बुला रहा है? कुछ भी बोल, लेकिन उसे यहाँ लेके आ। मैं कोशिश करता हूँ। वेटर उनकी टेबल से हट गया। थोड़ी देर बाद वेटर एक युवक के साथ वापस लौटा। सुनील ने देखा वो वही सुंदर नैन नक्श वाला युवक था जिसे उसने सिल्वर स्टार नाइट क्लब में पहले सैक्साफोन और फिर ट्रम्पेट बजाते देखा था, और उससे पहले जिसे उसने होटल इंपीरियल में नशे में धुत हालत में ईला के पहलू में लेटे देखा था। मेरा नाम फिरोज पदमसी है, वो सुसैन स्वर में बोला। वेटर कहता है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ, सुनील बोला। बैठो। रमाकांत के इशारे पर वेटर वहाँ से विदा हो गया। उसका सुसैन स्वर ही बता रहा था कि अभी वो नशे में धुत नहीं था। उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। मैं आप लोगों को नहीं जानता, वो बोला। मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि मुझे कोई वाकिफकार बुला रहा था। बैठो तो सही प्यारे लाल, सुनील बोला। वाकिफ बन जाने में कितनी देर लगती है? मेरा नाम प्यारे लाल नहीं है। आपने किसी गलत आदमी को बुला भेजा है और वो जाने के लिए मुड़ा। हम तुमसे कलावती की बाबत बात करना चाहते हैं, सुनील जल्दी से बोला। फिरोज पदमसी ठिठका, घूमा। कौन कलावती? वो बोला। तुम्हें मालूम है कौन कलावती? सुनील बोला। कलावती के पास पैरों में पहनने के लिए कोई सैंडल चप्पल वगैरह क्यों नहीं थी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, वो बोला। 1 मिनट बैठ जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। ये जिन की बोतल हमने खास तौर से तुम्हारे लिए मंगाई है। आओ, एक एक ड्रिंक हो जाए। बड़े अनिच्छापूर्ण ढंग से फिरोज एक कुर्सी पर बैठ गया। रमाकांत ने बोतल खोलकर एक ग्लास में ढेर सारी जिन डाली और फिर उसमें और 2 विस्की के ग्लासों में पानी डाला। उसने विस्की का एक ग्लास सुनील के सामने और जिन का ग्लास फिरोज के सामने सरका दिया और बोला, चीयर्स। फिरोज ने उत्तर ना दिया। उसने जिन की तरफ हाथ ना बढ़ाया। मैं किसी कलावती को नहीं जानता, वो यूँ बोला जैसे बड़बड़ा रहा हो। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, सुनील बोला। खास तौर से हमारे सामने, रमाकांत बोला। हम पुलिस वाले नहीं हैं। लेकिन, सुनील बोला, पुलिस वालों को तुम्हारी खबर बखूबी कर सकते हैं। तुरंत उसके चेहरे पर घबराहट के लक्षण पैदा हुए, लेकिन प्रत्यक्ष वो दिलेरी से बोला, पुलिस मेरा क्या कर लेगी? बहुत कुछ, सुनील बोला। लाश तुमने बरामद की थी, लेकिन पुलिस को लाश की खबर नहीं की। इस एक इकलौती बात पर ही पुलिस तुम्हारा पलस्तर उधेड़ देगी। कौन कहता है लाश मैंने बरामद की थी? मैं कहता हूँ। तुम कैसे कहते हो? कलावती की मौत के बाद फ्लोर वेटर ने तुम्हें सिर पर काली फ्लैट कैप लगाए और हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट केस लिए उसके कमरे में दाखिल होते देखा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तब लाश पर तुम्हारी निगाह ना पड़ी हो? उसने जोर से थूक निकली। उसका हाथ अपने आप ही जिन की ग्लास की तरफ बढ़ गया। उसने जिन का एक घूंट हलक से नीचे उतारा। जवाब दो, सुनील बोला। मैं घबरा गया था, वो धीरे से बोला, और डर गया था। डर क्यों गए थे? मैंने नया नया अपना बैंड ग्रुप खड़ा किया है। मेरा नाम वैसी किसी मौत से जुड़ना मेरे एम्प्लॉयर को नापसंद आ सकता था। मरने वाली से मेरे ताल्लुकात की बड़ी गलत पब्लिसिटी हो सकती थी और मेरा कैरियर तबाह हो सकता था।
बस यही वजह थी कलावती की मौत की बाबत चुप रहने की? हाँ। उसके कमरे में कोई सैंडल, चप्पल, स्लीपर वगैरह जैसी कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं पाई गई थी? मैं क्या बताऊं, मुझे तो यही तुम लोगों से मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ उसके कमरे में नहीं पाई गई थी। ये हकीकत है। उसके पास तो बड़े शानदार लाल सफ़ेद इंपोर्टेड जूतों का जोड़ा भी था। वो कहाँ गया? क्या पता कहाँ गया। तुमने उसके कमरे में किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की थी? कैसी छेड़खानी? मसलन जूते तुमने वहाँ से हटाए हों? काहे को? सवाल मैंने पूछा है। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की थी। मैं तो वहाँ मुश्किल से आधा मिनट ठहरा था। मैंने लाश को दरवाजे के साथ लटकते देखा था और वो खामोश हो गया। उसने जिन का एक और घूंट पिया। लाश तब नंगी थी? हाँ, बिल्कुल मादरजात। तब वो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो, तुम लोग कौन हो और क्यों मेरे से इतने सवाल पूछ रहे हो और क्यों मेरे लिए तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी है? हम प्रेस रिपोर्टर हैं। मेरा नाम सुनील है। ये मेरा साथी रमाकांत है। तुमसे इतने सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम असलियत की तह तक पहुंचना चाहते हैं। एक उलझे हुए केस की तह तक पहुंचना और तथ्यों को जनता तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी नौकरी का हिस्सा है। और तुम्हारे आखिरी सवाल का जवाब है कि तुम्हारे लिए हमारे सवालों का जवाब देना कतई ज़रूरी नहीं। लेकिन एकाएक सुनील का स्वर कठोर हो उठा। अगर तुम हमारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो फिर यही सवाल तुम्हारे से पुलिस पूछेगी। ये हमारा तुमसे वादा है। उसने बड़े नर्वस भाव से फिर थूक निकली और जिन का एक और घूंट पिया, जिससे कि गिलास लगभग खाली हो गया। रमाकांत ने उसके गिलास में और जिन और पानी डाल दिया। अब आगे बढ़ें? सुनील उसे घूरता हुआ बोला। फिरोज ने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। कलावती असल में कौन थी? असल में कौन थी? वो सक पकाया। असल में कौन थी से क्या मतलब? मुझे तो नहीं मालूम था कि वो कलावती के अलावा कोई और थी। और कौन थी वो? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, तुम बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे उसने कभी कोई हिंट तक नहीं दिया था कि हकीकतन में वो कलावती नहीं थी। इस बात की तो गारंटी है कि वो असल में कोई और थी। कलावती उसका नाम नहीं था। होता तो उसकी मौत की खबर आम होने के बाद कोई तो उसकी लाश क्लेम करने पहुंचता। वो खामोश रहा। तुम उस कथित कलावती से अपने ताल्लुकात की पूरी दास्तान सुनाओ। मेरे उससे ताल्लुकात की इतनी दास्तान है, उसका स्वर रुआंसा हो उठा कि मैं उससे मोहब्बत करता था। दिलो जान से चाहता था मैं उसे। उससे शादी भी करना चाहते थे? यकीनन। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी बीवी मुझे तलाक देने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली? क्योंकि वो बहुत भावुक किस्म की लड़की थी। वो सचमुच ही रोने लगा। बहुत सेंसिटिव थी वो। उसे लगता था कि हमारी शादी हो ही नहीं सकती थी। मेरी बीवी मुझे हरगिज़ भी तलाक नहीं देने वाली थी। उसने कई बार मुझे कहा था कि अगर हमारी शादी ना हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। यानी कि आत्महत्या करके उसने अपनी बात पर खरी उतर कर दिखाया था। हाँ। कलावती से मुलाकात कैसे हुई थी तुम्हारी? जवाब में उसने लगभग वही कहानी दोहरा दी जो सुनील पहले उसकी बीवी से सुन चुका था। बम्बई में लैमिंगटन रोड के जिस डिस्को में वो बैंड बजाता था, उसमें कलावती आया करती थी। दोनों की मुलाकात हुई, फिर मुलाकात वाकिफ़ियत में और वाकिफ़ियत मोहब्बत में तब्दील हो गई। तुम्हें अपनी बीवी से क्या शिकायत थी? सुनील ने पूछा। मतलब? मैं तुम्हारी बीवी से मिला हूँ। वो भी मरने वाली से कोई कम खूबसूरत तो नहीं थी। ऊपर से आज भी वो तुम्हें चाहती है। लेकिन मैं उसे नहीं चाहता। मैं उससे बोर हो चुका हूँ। कला से मुलाकात के बाद ही तुम्हें सूझा होगा कि तुम अपनी बीवी से बोर हो चुके हो। वो बात नहीं, दरअसल। चलो ना सही, तुम श्रीमती कलावती की बात करो। कला मुझे बहुत बड़ा म्यूजिशियन और बहुत बड़ा सिंगर मानती थी। उसे मेरे में माइकल जैक्सन जैसी संभावनाएं लगती थी। वो चाहती थी कि मैं अपना बैंड ग्रुप बनाऊं और फिर रिकॉर्डिंग कंपनियों से अपनी म्यूज़िक के रिकॉर्ड बनवाने के लिए संपर्क करूं। इस काम के लिए उसने मेरी हर तरह की आर्थिक सहायता करने की ऑफ़र मुझे दी। मैंने अपना बैंड ग्रुप खड़ा किया, लेकिन न सिर्फ रिकॉर्डिंग कंपनियों से मुझे कोई ब्रेक नहीं मिला, बल्कि मैं अपने बैंड ग्रुप का किसी होटल या डिस्को में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर सका। बतौर म्यूजिशियन लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरे से क्या खुंदक हुई कि बतौर बैंड ग्रुप किसी ने मुझे पास भी ना फटकने दिया। उन्हीं दिनों मुझे यहाँ की एक क्लब की ऑफ़र मिली। मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो क्लब ही ना चली। 2 महीने में वो क्लब बंद हो गई और मेरा बैंड ग्रुप फिर बेरोजगार हो गया। फिर किसी तरह से रो धोकर मुझे सिल्वर स्टार नाइट क्लब में काम मिला, लेकिन कल उस पर भी ताला पड़ गया। राजनगर कला तुम्हारी साथ आई थी? हाँ। उसने वास्तव में तुम्हारी कोई आर्थिक सहायता की थी? हाँ, उसने मुझे 50,000 रुपये दिए थे।
वो रुपए आप कहाँ गए? वो तनिक हिचकिचाता हुआ बोला, बैंड प्रूफ बनाने की कोशिश में खर्च हो गए। लड़की ने जब इतने रुपए दिए थे तो उसके पास और रुपए भी तो होंगे। 10,000 और थे। उसने मेरे सामने बम्बई में बैंक से 60,000 रुपये निकाले थे, जिसमें से 10,000 अपने पास रखकर 50 उसने मुझे दे दिए थे। पीछे क्या बचा था? सिर्फ कुछ 100 रुपये। ये 5 महीने पहले की बात है, जबकि वो तुम्हारे साथ राजनगर आई थी। हाँ, तुम्हारे पास अपनी जमा पूंजी कोई नहीं थी? नहीं थी। बतौर म्यूजिशियन तुम अच्छे पैसे नहीं कमाते थे? अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन सब खर्च हो जाते थे, बचता कुछ नहीं था। लड़की इंपीरियल में तो 3-4 रोज पहले ही आई थी, जबकि तुम कहते हो कि बम्बई से वो तुम्हारे साथ 5 महीने पहले आई थी। बाकी अरसा वो कहाँ रही? और होटलों में। इंपीरियल चौथा होटल था जो उसने बदला था। ऐसा क्यों? मेरी बीवी यहाँ पहुँच गई थी और वो हर घड़ी उसके पीछे पड़ी रहती थी। उससे छुपने के लिए वो अपना होटल बदल लेती थी, लेकिन मेरा पीछा करके बीवी फिर उसे ढूंढ लेती थी। उस कमीनी औरत ने ही कला को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। तुम और कला इकट्ठे नहीं रहते थे? नहीं। क्यों? कला को ऐसा मंजूर नहीं था। वो कहती थी शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। अलबत्ता उससे मिलने में जब चाहे आ सकता था, जब तक चाहता रुक सकता था। कला अपनी फैमिली की बाबत तुम्हें क्या बताती थी? कुछ भी नहीं। कला अपनी फैमिली की बाबत कभी बात नहीं करती थी। मैं जिक्र छेड़ता भी था तो वो बात को टाल जाती थी। मैं जिद करता था तो वो बहुत सख्ती से कहती थी कि मुझे उससे मतलब होना चाहिए था, उसकी फैमिली से नहीं। फिर तो तुम्हें उस चिट्ठी की भी खबर नहीं होगी जो उसने अपने फैमिली को लिखी थी? मुझे किसी चिट्ठी की खबर नहीं। मुझे तो इसी बात की खबर नहीं थी कि उसकी कोई फैमिली थी। मुझे तो लगता था कि वो कोई बिना माँ बाप की बेटी थी। ऐसी लड़की के पास तुम्हें देने के लिए 50,000 रुपये कहाँ से आए? क्या पता कहाँ से आए। तुमने पूछा नहीं? पूछा, बहुत पूछा, लेकिन उसने कुछ ना बताया। बहुत जिद की तो बोली कि उसके माँ बाप मरने से पहले उसके लिए वो रकम छोड़ गए थे। यानी कि इतना उसने कबूल किया था कि उसके माँ बाप मर चुके थे? हाँ, इतना तो कबूल किया था। अभी तुमने कहा था कि तुम्हारी बीवी ने कला को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। हाँ, वो कला का पीछा जो नहीं छोड़ती थी। जहाँ वो जाती थी वहीं उस पर जासूसी करने के लिए मेरी बीवी पहुँच जाती थी। मेरी बीवी की इन नीच हरकतों से कला बेचारी बहुत नर्वस हो जाती थी और अपने आप को गुनहगार महसूस करने लगती थी। एक बात और भी थी जो कला को बहुत सालती थी। वो क्या? ये कि मेरी बीवी उसी क्लब में हॉस्टेस भर्ती हो गई थी जिसमें कि मैं बैंड बजाता था। तुम्हें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था? मेरे ऐतराज़ से क्या होता था? मैं उसको वहाँ से निकलवा तो नहीं सकता था। निकलवाता तो क्या कहकर निकलवाता? ऐसी कोई कोशिश करता तो वो वहीं शोर मचाने लगती और मेरे एक पराई औरत से नाजायज़ ताल्लुकात की दुहाई देने लगती। तब हो सकता था कि हम दोनों ही क्लब से निकाल दिए जाते। इतनी मुश्किल से मिली असाइनमेंट का हाथ से निकल जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए इस बारे में मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की एक ही क्लब में मौजूदगी श्रीमती कलावती के दिल पर असर कर गई थी। हाँ, मैंने कहा ना, वो बहुत सेंसिटिव लड़की थी। यानी कि तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी बीवी की हरकतों ने ही कला को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। हाँ। तुम्हारी बीवी के बालों का रंग कैसा है? मुझे नहीं पता। मतलब? अपने बालों का शेड बदलते रहने का उसे बहुत शौक है। वो कई तरह की डाइयाँ इस्तेमाल करती है, कई तरह के विग भी इस्तेमाल करती है। मुझे नहीं मालूम आजकल उसके बालों का रंग क्या है। जब मालूम था तब क्या था? तब तो उसके बाल भूरे थे, लेकिन रोशनी उस पर से प्रतिबिंबित होती थी तो सुनहरे लगते थे। आंखें कैसी थी? आंखें स्याह काली थी। तुम कलावती से मोहब्बत का दम भरते हो, फिर भी तुमने उसकी लाश को लावारिसों की तरह मोर्ग में पड़ा रहने दिया। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी कि तुमने उसकी लाश का लावारिस लाश की तरह अंतिम संस्कार किया जाना कबूल किया? ये बात नहीं है, वो कंपित स्वर में बोला। यही बात है। ये बात ना होती तो तुम उसकी लाश क्लेम करने के लिए मोर्ग में पहुंचे होते। मैं पहुंचता, मैं ज़रूर पहुंचता। मैं खुद न जाता तो सवेरे किसी दोस्त को भेजता, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता था कि क्या उसका कोई सगा संबंधी उसकी लाश क्लेम करने के लिए प्रकट होता था। जनाब, मैं इतना नीच नहीं जितना आप मुझे सोच रहे हैं। उसके मौत के बाद उसके कमरे में सिर्फ 400 रुपये बरामद हुए थे। इस बारे में तुम क्या कहते हो? उसके चेहरे पर विस्मय के भाव आए। मुझे नहीं मालूम था, वो धीरे से बोला, कि कला का हाथ इतना तंग था। तुम्हारे ख्याल से मोर्ग से लाश किसने चोरी की होगी? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? उसने असहाय भाव से कंधे झटकाए। कोई आइडिया? ना। शुक्रवार आधी रात के करीब
जबकि लाश चोरी हुई थी तुम कहाँ थे? सिल्वर स्टार नाइट क्लब में। मैं वहाँ रात 2 बजे तक बैंड में शरीक रहा था। दर्जनों लोगों से इस बात की तस्दीक की जा सकती है। यानी कि लाश तुमने नहीं चुराई हो सकती। उसने आहत भाव से सुनील को देखा। मोहब्बत बहुत जोर मारती है तो मुर्दा और जिंदा जिस्म में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। बाज लोग लाश के साथ लिपट कर भी गम गलत कर लेते हैं। उसने यूं शक्ल बनाई जैसे फुक्का फाड़ कर रोने लगा हो। ना माँ सदके, रमाकांत ने तुरंत उसे पुचकारा और उसके ग्लास में और जिन डाली। हौसला रख पुत्र। एक उठ खड़ा हुआ। ये पेड़ अब बोतल है। वो जिन की बोतल की तरफ इशारा करता हुआ बोला, तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसे संभाल लो, ये तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचाने में तुम्हारी काफ़ी मदद करेगी। वो कुछ न बोला। सुनील और रमाकांत ने अपने विस्की के ग्लास खाली किए। बाकी बचा एक पैग रमाकांत नीट ही पी गया। वे फिरोज पदमसी को अपने गम से अपने तरीके से 2-4 होता छोड़कर वे वहां से विदा हो गए। ये आदमी मुझे नहीं जचा। रमाकांत मंथर गति से कार चला रहा था। उसने एक निगाह सुनील पर डाली, फिर सामने सड़क पर देखता हुआ बोला, कौन प्यारे हो? फिरोज पदमसी। और कौन? क्यों नहीं जचा? एक तो उसका टसवे बहाना फरेब लग रहा था, दूसरे वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। मुझे तो वो एकदम खालिस आशिक लगा था जो कि माशूक की फिराक में रो रो के जान देना चाहता था। वो आर्टिस्ट आदमी है, ड्रामा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे लोग आंखों को धोखा देने में बहुत माहिर होते हैं। तुम खामखा बेचारे के पीछे पड़े हुए हो। लड़की की ज़िंदगी में भी प्यार मोहब्बत महज एक ड्रामा हो सकता है और लड़की से रुपया ऐंठने की मियाँ बीवी की मिलीभगत हो सकती है। बीवी के बैंक अकाउंट में एक 50,000 रुपये की रकम जमा है जिसे कि वो अपने पति की अमानत बताती है। ऐन इतनी ही रकम फिरोज़ कहता है कि उसे कलावती ने दी थी। क्यों वो दोनों रकमें एक नहीं हो सकती? लेकिन वो छोकरा तो कहता था कि वो रकम उसने बैंड बनाने की कोशिश में खर्च कर ली थी। क्यों वो झूठ बोलता नहीं हो सकता? हो तो सकता है प्यारे हो। जो शख्स एक बात में झूठ बोल सकता है वो क्या एक से ज़्यादा बातों में झूठ नहीं बोल सकता? सरासर बोल सकता है। मेरे कितने नंबर हो गए? कितने नंबर हो गए? सुनील अचकचाया। क्या मतलब? मैं हर सवाल का जवाब सही दे रहा हूँ। नंबर जमा नहीं हो रहे होंगे? ये क्विज प्रोग्राम है। अच्छा नहीं है? लानत। रमाकांत हंसा। बात फिरोज पदमसी और 50,000 रुपये की रकम की हो रही थी। सुनील बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि वो रकम लड़की ने उसे राजी से दी? उसने उसको मरा पाकर चुपचाप उसके कमरे से उड़ा नहीं ली। बात तो तुम सही कह रहे हो। इस बात को इस बात के साथ जोड़कर सोचो कि परदेश से आई और होटल में ठहरी हुई लड़की के पास से सिर्फ 400 रुपये बरामद हुए थे। लेकिन प्यारे हो, तुम्हारी इन सारी बातों का जो कुल जमा निचोड़ निकलता है वो तो फिर ये कहता है कि कलावती ही दिव्या खुराना है। छोकरा पहले बम्बई में था और वहाँ हैमिल्टन रोड के डिस्को में बैंड बजाता था। उसी डिस्को में महेंद्र खुराना ने एक बार अपनी बहन को अकेली बैठी देखा भी था, जहाँ की वो ज़रूर फिरोज़ के ही बैंड से निपट कर आने का इंतज़ार कर रही थी। दिव्या के बम्बई से गायब होने और कलावती के राजनगर में नमूदार होने की तारीखें भी मिलती है। करेक्ट। यानी कि दिव्या ही कलावती है। हो सकती है क्यों नहीं? क्योंकि शक की गुंजाइश तभी ख़त्म होगी जब लाश की बरामदी के बाद मुनासिब लोगों द्वारा उसकी मुनासिब शिनाख्त होगी। यानी कि कब्रिस्तान का पीछा तुम नहीं छोड़ने वाले? हरगिज़ भी नहीं। अब जब दारोमदार कब्रिस्तान जाने पर है तो मोदी के पेंट हाउस की पार्टी में जाने का क्या फ़ायदा? हर्ज भी क्या है, अभी हमारे पास वक्त है। कहीं तो जाना ही है, वहाँ चलते हैं। लेकिन जब तुम ये मानते हो कि कलावती दिव्या खुराना है तो वो नैन्सी अल्फ्रेडो तो हो ही नहीं सकती। फिर उस पार्टी में जाने से हासिल क्या होगा? मैं महेंद्र खुराना की सहेली से मिलना चाहता हूँ। हासिल? शायद महेंद्र खुराना की बाबत कोई नई बात मालूम हो। क्या नई बात मालूम होगी? केस की बाबत तो कोई नई बात मालूम होने से रही। महेंद्र खुराना का तो केस से कोई रिश्ता जुड़ पाना अब नामुमकिन दिखाई देता है। कलावती की आत्महत्या के वक्त वो बम्बई में याट क्लब में ताश खेल रहा था और उसकी लाश की चोरी के वक्त वो राजनगर पहुंचते प्लेन में सवार था। वो क्या नई बात? फिर भी चलो ना यार। दरअसल मैं बहुत दिनों से किसी बहुत बड़ी पार्टी में नहीं गया। पार्टी ना हुई, कुंभ का मेला हो गया। बहस छोड़ो, हम चलेंगे पार्टी में। अनइन्वाइटेड? वी विल गेट क्रैश। वो बहुत बड़े होटल के बहुत बड़े पेंट हाउस में बहुत बड़े आदमी की पार्टी है। जैसे कपड़े हम इस वक्त पहने हुए हैं उसमें हम वहाँ पार्टी के मुअज्जिम मेहमान नहीं, गौशाला से चंदा लेने आए हुए लगेंगे। कपड़े बदल लेते हैं, अभी बहुत वक्त है। तो पहले मैं तुम्हारे फ्लैट पर चलूँ या यूथ क्लब?
मेरे फ्लैट पर जाने की क्या ज़रूरत है, यूथ क्लब चलो। तुम कपड़े नहीं बदलोगे? बदलूंगा ना। वो जो तुम्हारा सफ़ेद सूट है जो तुमने पिछले हफ्ते सिलवाया है, देख लेना, वो मुझे एकदम फिट आएगा। और मैं क्या पहनूंगा? मुझे क्या पता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या कहने? वैसे इसी सूट पर थोड़ा ब्रश मार लेना, चल जाएगा। इसे मैं तेरे लिए उतार देता हूँ। नहीं नहीं। क्यों नहीं? जो चीज़ मेरे लिए ठीक है वो तेरे लिए ठीक नहीं। अरे तुम्हारा मेरा क्या मुकाबला? तुम हो, मैं हूँ। वो तो मैं भी मैं हूँ। हाँ दे यार। वैसे यार के लिए जान दे देने के नारे लगाते हो, एक सूट नहीं दे सकते, और वो भी हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ कुछ घंटे पहनने के लिए। जितने मर्जी सूट लो प्यारे हो। एक रमाकांत का स्वर बदला। गुल्ली किद्दी तो गहने किद्दे। हाँ अब सुर में बोले हो। रमाकांत ने कार को यूथ क्लब की पोर्टिको में ले जाकर रोका। दोनों क्लब में दाखिल हुए। जौहरी उन्हें ऑफिस में बैठा दिखाई दिया। उन्हें देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। बम्बई से वो रमाकांत से बोला, आपके मामा की ट्रंक कॉल आई थी। अच्छा, रमाकांत बोला। क्या कहते थे? मैंने मैसेज नोट कर लिया है। जौहरी रमाकांत की तरफ एक कागज़ बढ़ाता हुआ बोला। रमाकांत ने कागज़ लेकर पढ़ा और फिर सुनील से बोला, तुम्हारे सवालों के जवाब आए हैं प्यारे हो। तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का 6वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।